मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक है सुपर सैचुरेशन एंड इट्स मेथड। सुपर सैचुरेशन क्या होता है, एक आइडिया मैंने आपको दिया था, आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। फिर डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन समझाएंगे आपको, और फिर हम समझाएंगे कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन अगर आपको कोई बनाना है तो कितने मेथड हैं और उनमें एक्चुअली होता क्या है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो एक हेडिंग डाल लीजिए, सुपर सैचुरेशन। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस टेम्परेचर पर जो अमाउंट डिजॉल्व है वो हम मान लेते हैं कि 15 ग्राम है। आपको याद होगा हमने अमोनियम सल्फेट का एग्जाम्पल आपको दिया था। अमोनियम सल्फेट का एग्जाम्पल, तो अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अमोनियम सल्फेट जो है 15 ग्राम डिजॉल्व है फॉर एग्जाम्पल। ठीक, हमने क्या किया, हमें मालूम है कि जो सोलबिलिटी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी बढ़ेगी। हमने क्या किया कि टेम्परेचर को बढ़ाया और टेम्परेचर कर दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। बट इस समय जो सॉल्ट हमारा डिजॉल्व हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 20 ग्राम ये डिजॉल्व हो जाता है। ठीक, सोलवेंट जो है मैंने लिया है फिलहाल 100 ग्राम। ठीक, और सोलूट पहले 15 ग्राम और दूसरे टेम्परेचर पर 20 ग्राम यहाँ पर डिजॉल्व हो रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम थोड़ा सा रिवर्स करें, हम क्या करें, इसके टेम्परेचर को दोबारा से घटा के हम 30 डिग्री लेके आते हैं। तो जैसे जैसे ही हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे और 40 से 30 तक लेके आएंगे तो जो 5 ग्राम एक्स्ट्रा डिजॉल्व हो गया है वो बोलेगा कि भाई अब हमको निकलना पड़ेगा। क्यों जी, क्या बोलता है निकलना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मान लो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, तो सॉल्वेंट के 4 मॉलिक्यूल हैं फॉर एग्जांपल, तो इनके बीच में एक स्पेस है। इस स्पेस में हमारा सॉल्यूट जो 15 ग्राम डाला है मैंने, वो सॉल्यूट क्या करता है, इसमें बीच में जगह में आ जाता है। ठीक, जगह भर जाती है तो उससे ज़्यादा सॉल्यूट हमारा इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। बट टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है उनका वॉल्यूम बढ़ता है और जो है ये बड़े बड़े पार्टिकल इस तरीके से हो जाते हैं। जब बड़े बड़े पार्टिकल हो जाते हैं तो इनके बीच में स्पेस होता है वो क्या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा मटेरियल इसमें अब आ जाता है, सोलबिलिटी बढ़ जाती है। स्पेस कम है तो कम मटेरियल डिजॉल्व होगा, मतलब कम मटेरियल सेट होगा इसमें, और दूसरे केस में ज़्यादा मटेरियल सेट होगा। जैसे ही आपने टेम्परेचर डाउन किया, मॉलिक्यूल दोबारा छोटे हुए सॉल्वेंट के, तो जगह कम हो गई, तो जो एक्सेस अमाउंट था वो बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप 2-4 बॉल ले लो, कोई मटेरियल रखो, जगह भर दो यहाँ पर, फिर बॉल को धीरे पास लेके आओ, बॉल को दबाओ, रबड़ की बॉल को छोटा भी कर सकते हो दबा के, तो बीच का मटेरियल तुरंत क्या होगा, स्पिलेज होगा और बाहर आ जाएगा। सेम यहीं पर होने वाला है। यहाँ पर जो एक्सेस टेम्परेचर की वजह से 5 ग्राम ऐड हो गया था, डिजॉल्व हो गया था, वो अब बोलेगा भैया टेम्परेचर कम कर दिया है, अब मुझे निकलना है। तो जो एक्सेस अमाउंट है वो 5 ग्राम, ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और वो एज ए क्रिस्टल बाहर आ जाएगा, लिक्विड की सतह के ऊपर आ जाएगा, जिसको हम इस घटना को, इस पूरे फिनोमेना को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यानी इसका मतलब, अगर हमारे पास, अभी हम बात कर रहे हैं उस सॉल्यूशन की जिसमें ये क्रिस्टल अभी बने हुए नहीं है, टेम्परेचर अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और मैंने ध्यान रखिए मैंने बढ़ा के कम किया है। 30 पहले से नहीं था, पहले बढ़ाया है फिर कम किया है। ठीक, पहले बढ़ाया है 40 के फिर कम किया, यानी टेम्परेचर 30 है, मतलब किया हुआ 30 है, वापस किया हुआ 30 टेम्परेचर है। पहली बात, अमाउंट 20 ग्राम डिजॉल्व है। ऐसे सोल्यूशन को आप देख सकते हो
नॉर्मल कंडीशन में जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था अब 15 ग्राम डिजॉल्व था, इस टेम्परेचर पर इतना डिजॉल्व होगा, इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। किसी भी टेम्परेचर पर एक स्पेसिफिक अमाउंट ही डिजॉल्व होता है कि सॉल्यूट का, इसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब सॉल्युबिलिटी केस में यही है कि एक टेम्परेचर होगा, उस पर एक स्पेसिफिक अमाउंट डिजॉल्व होगा। अगर आपको उससे ज़्यादा अमाउंट डिजॉल्व करना है तो आपको टर्म बढ़ाना पड़ेगा, यानी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, फिर नया इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने पहले इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, टेम्परेचर बढ़ाया, फिर हमने एक्सेस अमाउंट हमने लिया, फिर टेम्परेचर दोबारा से हमने डाउन किया, तो फिर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। पहला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, दूसरे डिस्टर्ब किया, दोबारा से एक तीसरा अचीव किया। आप पहले नहीं बोल सकते, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बोला कि टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 सेंटीग्रेड है, अमाउंट 15 ग्राम डिजॉल्व है, अमाउंट 20 ग्राम डिजॉल्व है, इसको फर्स्ट स्टेज इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इसको दूसरा बोलते हैं। आपने पहले क्या किया, इस स्टेज को था, इसको टेम्परेचर बढ़ाया आपने 30-40 किया, तो आप दूसरी वाली इक्विलिब्रियम स्टेज में चले गए। आपने बोला कि इस टेम्परेचर पर इतना डिजॉल्व है, बट इस टेम्परेचर पर इतना डिजॉल्व है। ये बात समझ में आ गई। बट अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम इसको दोबारा डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, और एक यहाँ पर टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड है, बट मटेरियल इस बार 20 है, और ए स्टेज जो है वो थर्ड स्टेज है। ये तीसरा कोई इक्विलिब्रियम स्टेज है, बात समझ गए। और इस तीसरे इक्विलिब्रियम स्टेज को हम सुपर सैचुरेशन स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेशन कहते हैं। इस सुपर सैचुरेशन जब हो जाता है तो यहां से अब हमारे सोल्यूशन बन गया है, सोल्यूशन हमारा बहुत ही हाईली कंसंट्रेट बन गया है, और इस हाईली कंसंट्रेट सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। बस इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्रिस्टलाइजेशन होने के लिए सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो है सुपर सैचुरेशन। किसी भी सॉल्यूशन का सुपर सैचुरेट होना बहुत ही आवश्यक है अगर हमें क्रिस्टलाइजेशन करना है तो। ठीक है, तो लिखो मैंडेटरी, स्पेलिंग चेक कर लेना। मैंडेटरी कंडीशन फॉर या फिर नेसेसरी कंडीशन ऑफ फॉर क्रिस्टलाइजेशन इज सुपर सैचुरेशन। कैसे करते हैं सुपर? आपने देख लिया। सुपर सैचुरेट करने के दो तरीके बहुत ही प्रचलित हैं। पहला टेम्परेचर कम करना, जो मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका क्या है? देखो मटेरियल सॉल्वेंट 100 ग्राम ही है, बट अमाउंट ज़्यादा डिजॉल्व कर दिया तो सुपर सैचुरेट हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम 100 ग्राम मटेरियल है, इसको हीटअप करें, और इसको जो पानी 100 ग्राम था तो हम इसको क्या करें, 50 ग्राम को उड़ा दें। तो पहले तो भाई मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी टेम्परेचर डाउन किया, हम उसको नहीं करते हैं, टेम्परेचर नहीं करते, हम सिर्फ पानी को उड़ाएंगे। तो पहले मान लेता हूँ 20 ग्राम डिजॉल्व था, जी कितने में था? 100 ग्राम में, तो हमारा 20% हो गया मान लो फॉर एग्जाम्पल। हमने वाटर डिजॉल्व कर दिया, उड़ा दिया, तो 20 ग्राम हो गया 50 ग्राम पानी में, तो अब देखेंगे तो 40% हो गया। तो कंपोजिशन बढ़ गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया, 20% तो 40% हो गया। तो दो तरीके हैं, एक तो कूलिंग करके और दूसरा है एवापोरेशन से। सॉल्वेंट को एवापोरेट करके हम दो तरीकों से सुपर सैचुरेट बनाते हैं सोल्यूशन को, और क्या क्या बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल आपने देखा सुपर सैचुरेशन क्या होता है। सुपर सैचुरेशन का मतलब है कि किसी भी ऐसा सोल्यूशन है हमारे पास जिसमें जो सॉल्ट है या फिर मतलब सोल्यूट है, सोल्यूट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज से भी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। आपने देखा 30 सेंटीग्रेड पर 15 ग्राम जो अवेलेबल था वो इक्विलिब्रियम स्टेज थी। अब इस समय 30 डिग्री टेम्परेचर तो है, बट अमाउंट जो है वो हमारा क्या है, ज़्यादा डिजॉल्व है। यहाँ पर हम ये कहना नहीं चाह रहे कि टेम्परेचर थर्ड वाला टेम्परेचर 30 होगा, 32 हो सकता है, 35 हो सकता है, बट अमाउंट जितना उस 35 पे होना चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट डिजॉल्व होगा। हमारी बात समझे? सुपर सैचुरेशन अगर हमें बनाना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि भाई अमाउंट इक्विलिब्रियम पे कितना, हम 30 मैंने कहा ठीक है 30 पे 15 ग्राम है, 35 पे कितना, 35 पे 17 ग्राम है, बट आपने 40 से 35 किया और उसमें बढ़ा दिया 18 ग्राम कर दिया, 19 ग्राम कर दिया, बस 17 से ज़्यादा है ना। तो कहने मतलब अगर इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा भी ज़्यादा अमाउंट उसमें हम प्रेजेंट है, सोल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेशन। कितना ज़्यादा एक्सेस हो सकता है वहां तक जहां तक क्रिस्टलाइजेशन ना हो, बात समझे? क्रिस्टलाइजेशन जैसे होने वाला हो, हम ऐसे कहें, हम कितना मैक्सिमम सोल्यूट उसमें डाल सकते हैं जिसके जस्ट बाद क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाए,
तो उस कंसंट्रेशन वाले इस सिस्टम को, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेशन कहते हैं। क्लियर होगी बात पूरी? तो थोड़ा डेफिनेशन लिखिएगा। ये एक ही वर्ड है पूरा, सुपर सैचुरेशन। लिखो, इट इज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, quantity of solute present in solution when solution in which crystals are growing with the quantity of solute that is in equilibrium with the solution. It is the quantity of solute present in the solution in which the crystal are growing with the quantity of solute that is equilibrium with the solution. ठीक। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई सिस्टम है और इसमें मान लेता हूँ कि 30 डिग्री पर या 32 पर, ठीक है। आप कन्फ्यूज मत हो कि 30 40 हो, 40 से दोबारा 30 लाना, हम 40 से 32 भी ला सकते हैं, ठीक है। मगर 32 पे इक्विलिब्रियम में जो अमाउंट होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये हमारा सुपर सैचुरेशन है, सुपर सॉल्यूशन है। बस शर्त यह है कि उस टेम्परेचर पर उससे ज़्यादा किसी भी तरीके से हो नहीं सकता हो। जैसे मान लो, मैं आपको फिर बताता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है तो आपको डाउट क्लियर कर रहा हूँ। 30 से 40 आपने किया, 30 पे 15 ग्राम है और 40 पे 20 ग्राम है। हमने इसको 30 तक लेके आए या फिर 32 तक, मान लो थर्ड से मान लो 32 मान लेता हूँ, 32 तक लेके आए और यहाँ पर 20 ग्राम ही है, ठीक। यहाँ पर क्या है, 20 ग्राम ही है। तो किसी ने बोला कि हम दोबारा ठंडा करेंगे यहाँ तक, मगर अमाउंट हो जाएगा 21 ग्राम। तो बोला आप 21 तक यहाँ पर रख सकते हो उस टेम्परेचर? बोले हाँ। बोले जस्ट मगर 21 के बाद तुरंत क्रिस्टलाइज होने लगे, इससे ऊपर नहीं डाल पाएंगे। तो उसने किया 21, तो 21 ने 20 पे होने लगा। तो मैंने बोला देखो, मैंने 20 पे निकाला था, आपका 20 पे होने लगा। इसका मतलब इसका जो जो सुपर सैचुरेशन है वो 20 ग्राम के हिसाब से है। तो दूसरा केस लेते हैं कि मान लो 22 ग्राम पे होता है, तो उसने बोला 22 ग्राम है, देखो अब क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा। यानी 22 ग्राम मैक्सिमम डाल सकते हैं हम इस टेम्परेचर पर, और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा क्या, क्रिस्टलाइजेशन। तो 22 ग्राम जो है उसका सुपर सैचुरेशन हम 22 ग्राम के हिसाब से लेंगे। मतलब यह है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है जिसके बाद जो है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मतलब उससे ज़्यादा फिर कोई उसमें ना रख पाए उस टेम्परेचर पर। मैक्सिमम कंसंट्रेशन है जिसके बाद हमारा क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और वो कंडीशन उस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, सॉल्युबिलिटी कर्व वाली कंडीशन से बिल्कुल अलग हो। बात समझ के बाद, वो क्या हो, उससे अलग हो, ये हमारा कहने पर है। अच्छा, अब इसमें दो चीजें देखो। जैसे मैंने आपको पहला बताया सैचुरेशन कंडीशन, और दूसरा था सुपर सैचुरेशन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, दोबारा एग्जाम्पल लेता हूँ, जो इक्विलिब्रियम है उसको सैचुरेशन कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर 15 ग्राम डिजॉल्व है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक। और जो थर्ड स्टेज यहाँ पर ले रहे हैं हम, थर्ड स्टेज, ये थी फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन। थर्ड में आपने देखा कि अमाउंट तो 20 ग्राम डिजॉल्व है और टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम 30 ना करके 32 भी कर सकते हैं, ठीक। 32, ये थर्ड स्टेज है। तो भाई आप यहाँ ध्यान से देखो कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। 15 ग्राम तो सैचुरेशन था और सुपर सैचुरेशन पे 20 ग्राम था, तो अंतर देख रहे हो आप।
तो जो डिफरेंस डेल्टा है इनका, जो इनका डेल्टा है, इस डेल्टा की वजह से क्रिस्टलाइजेशन होने वाला है। ठीक, डेल्टा जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा क्रिस्टलाइजेशन, उतना पॉसिबल होगा क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, मैंने बोला कि भाई 20 ग्राम इसमें है, अगर कोई बोल दे नहीं हम तो 21 कर देंगे तो जो और अच्छी बात है, क्योंकि अब डेल्टा ज्यादा है, 15 से 21 6 डेल्टा आ रहा है, पहले 5 डेल्टा आ रहा था। तो सुपर सैचुरेशन और सैचुरेशन कंडीशन डेल्टा है, डेल्टा इन टर्म ऑफ कंसेंट्रेशन। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन। बट हम इनका डिफरेंस ना लेके हम इनका भाग लेते हैं, डिवाइड 15/20 निकालते हैं, एक रेशियो लेते हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम स्मॉल एस से दिखाते हैं और एक रेशियो के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक, मतलब ज्यादा सुपर सैचुरेशन ज्यादा ही होगा पहले वाले से, तो रेशियो हमेशा मोर देन 1 होगा। अगर मोर देन 1 होगा तो मतलब हमारा क्रिस्टलाइजेशन होगा, अगर नहीं होगा बराबर होगा 1 के, उससे कम होगा तो हमारा क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। जी बिल्कुल वैसे ही है, जैसे आपको मैंने याद होगा कि जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या बोलते हैं उसको, जब मैंने आपको पढ़ाया था डिस्टिलेशन, है ना, तो डिस्टिलेशन में आपको पढ़ाया कि रिलेटिव वैलिडिटी अगर मोर देन 1 है तभी फिर हमारा डिस्टिलेशन पॉसिबल, अदरवाइज नहीं। तो जितना ज़्यादा 1 से ज़्यादा अच्छा है तो उतना पॉसिबल है, अच्छा है, डिग्री ऑफ सेपरेशन अच्छा मिलेगा। तो डिग्री ऑफ सेपरेशन जिस तरीके से डिस्टिलेशन में अल्फा से डिपेंड होता है, रिलेटिव वैलिडिटी से डिपेंड होता है, उसी तरीके से क्रिस्टलाइजेशन में डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन या फिर डिग्री ऑफ सेपरेशन भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्रिस्टलाइजेशन है वो भी एक प्रकार से सेपरेशन फिनोमेना है, यूनिट ऑपरेशन है, उसमें भी हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, सुपर सैचुरेशन या फिर डिग्री ऑफ सेपरेशन, ये दोनों जो है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो वो क्या होता है, वो स्मॉल एस होता है, उसको इससे डिपेंड करते हैं। फिलहाल देखिए इसको, सुपर सैचुरेशन एक्सप्रेस्ड एज ए, जो ए है एज एस, स्मॉल एस, ये स्मॉल एस जो है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक तरह कोफिशिएंट है, एक कोफिशिएंट है भाई। 20/15 की फार्म में आपको लिखना है, स्मॉल एस है, कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, 20/15 लिखना है तो 20 लिखो, पार्ट्स सॉल्यूट बटे 100 पार्ट्स सॉल्वेंट एट प्रीवेलिंग टेम्परेचर, मतलब एनी टेम्परेचर उस समय जो आपने मेंटेन किया है, 30 है 32 है, जो मैंने आपको बताया था 32 समझ रहे हो ना, थर्ड स्टेज वाला प्रीवेलिंग कंडीशन। अब 15 लिखना नीचे आपको, तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन था, पार्ट्स सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स सॉल्वेंट, ये पूरी बात इसके बारे में लिख रहे हैं कि एट, जी हाँ पर एट इक्विलिब्रियम जो फर्स्ट स्टेज थी उसके बारे में बात कर रहा हूँ, 15 ग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, ये वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी, 1 होगी तो अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर कोई ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं और क्रिस्टलाइजेशन होगा नहीं, हो भी सकता है नहीं हो सकता है। बेसिकली कंडीशन है कि इसकी वैल्यू मोर देन 1 होना चाहिए। अगर एस की वैल्यू मोर देन 1 है तभी फिर दो चीज़ें होंगी, पहला तो न्यूक्लिएशन स्टार्ट होगा, पहली स्टेज होती है, जब हम आगे बात करेंगे आपको मैकेनिज्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, तो पहले न्यूक्लिएशन आएगा। तो सबसे पहले न्यूक्लिएशन होता है, न्यूक्लिएशन मतलब बहुत छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं, और उन पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे
क्रिस्टल में कन्वर्ट होने वाले होते हैं। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल को हम न्यूक्लिएशन बोलते हैं। तो न्यूक्लिएशन होता है। फिर नंबर 2, इस पार्टिकल के ऊपर मटेरियल चिपकना शुरू होता है, सेम क्रिस्टल ग्रोथ कहते हैं। तो क्रिस्टल ग्रोथ, ये दोनों चीजें तभी होती हैं जब हमारी जो डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन यानी कोफिशिएंट ऑफ सुपर सैचुरेशन, ये क्या होती है, मोर देन 1 होती है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो स्मॉल एस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कोफिशिएंट ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं, रेशियो लेते हैं। और डिफरेंस जो होता है सोलबिलिटी का, उसको हम डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन कहते हैं। और डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन जो होता है, हम इसको स्टीम के टर्म में भी लेते हैं, इसलिए हम इसको स्मॉल एस को ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप इसे कोफिशिएंट ऑफ सैचुरेशन कहिए, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। वो ये सब बातें अंडरस्टैंडिंग के हैं। यहाँ पर स्मॉल एस जो है वो कोफिशिएंट ऑफ सुपर सैचुरेशन है। डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन टर्म बहुत ज़्यादा यूज हम वहाँ करते हैं जब मुझे स्टीम के बारे में बात करनी होती है। कोई स्टीम हमारी सुपर हीट मतलब सैचुरेटेड स्टीम है और सुपर सैचुरेट है, तो उनका डेल्टा जो होता है टेम्परेचर का, उसको हम डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन टर्म में हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इंडस्ट्रियली वो ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो इसको हम कोफिशिएंट ऑफ सुपर सैचुरेशन हम कहेंगे। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सुपर सैचुरेशन, राइट। तो ये बात समझ आ गई आपको कि अगर इस एस की वैल्यू मोर देन 1 है तो न्यूक्लिएशन और क्रिस्टल ग्रोथ दोनों होंगे। अगर उसकी वैल्यू 1 है या 1 से कम है तो कभी भी ना तो न्यूक्लिएशन होगा और ना ही क्रिस्टल ग्रोथ होगा। ठीक, जितनी ज़्यादा मान लीजिए हम दो केस लेते हैं, अगर 1.5 है 1.8 है, तो 1.5 जिस केस में होगी स्मॉल एस, इसका मतलब हाँ न्यूक्लिएशन जो पार्टिकल है वो कम बनेंगे और उनकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत स्लो स्लो होगी। अगर वही 1.8 है तो न्यूक्लिएशन जो पार्टिकल है वो ज़्यादा, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे और रेट भी बहुत फास्ट होगी। मतलब ऐसी कंडीशन में हम देख सकते हैं कि रेट फास्ट होगी, प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। और इन केस ऑफ कंटिन्यूस प्रोसेस, हम इस प्रकार की एक्टिविटी अगर कहीं पर स्मॉल एस मुझे ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पर मैं ये कंटिन्यूस प्रोसेस भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मुझे कम टाइम में सारा काम करना होता है। चलिए, ये था टॉपिक हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सुपर सैचुरेशन। अब हम आपको बात करते हैं कि भाई कौन कौन से तरीके हैं जिनसे सुपर सैचुरेशन हम कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है मगर बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरी जान है हमारे क्रिस्टलाइजेशन की, इसको हम पढ़ते हैं। तो लिखिएगा, मेथड साहब। सुपर सैचुरेशन, ठीक, 5 मेथड है। देखो, पहला मेथड, पहला मेथड यह है कि हम कोई हॉट सॉल्यूशन होता है, हम क्रिस्टलाइजर में डालने से पहले उसको हीट अप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये कोई क्रिस्टलाइजर है, हमें यहाँ पर फीड डालना है, इसको हम कई स्टेज में कूलिंग करेंगे और फिर बाद में हम मैग्मा निकाल लेंगे। मैग्मा मैग्मा का मतलब है कि उसमें जो सॉल्यूट होगा वो क्रिस्टल की फॉर्म में होगा और सॉल्वेंट और थोड़ा सा सॉल्यूट का सॉल्यूशन होगा वो मदर लिकर होगा। हम जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो क्रिस्टल ऊपर मिल जाएंगे और लिक्विड की फॉर्म मदर लिकर मुझे मिल जाएगा। तो हम सुपर सैचुरेट करने के लिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और जी कौन सी है, ये फर्स्ट स्टेज है। अब मुझे क्या करना है, इसको ले जाना है थर्ड स्टेज में, जो मैंने आपको पिछली बार बताया। तो यहाँ पर मतलब टेम्परेचर कम करेंगे। मान लो हम जो इंडस्ट्रियली एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम सोडियम सल्फेट बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गिल्बर सॉल्ट को निकालते हैं एज ए क्रिस्टल। गिल्बर सॉल्ट N2SO4.10H2 इसे क्रिस्टल निकालना है मुझे। और यहाँ पर सॉल्यूशन है हमारे पास कौन सा, N2SO4 का। टेम्परेचर 30 डिग्री है, 28 है। यहाँ पर हम टेम्परेचर थोड़ा कम करते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है 22।
डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर होता है 16 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर 9.5 या 10 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है। टेम्परेचर हमने कम कर दिया है, और टेम्परेचर कम करते करते यहाँ पर सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाता है। तो पहला तरीका है टेम्परेचर कम करके यहाँ पर सुपर सैचुरेटेड हम करते हैं। तो फीड आई मेरे 30 पर हॉट सोल्यूशन है, उसको हमें कोल्ड करना है। तो पहला तरीका है, देखो सुपर सैचुरेशन बाई कूलिंग ए कंसंट्रेटेड। जो फीड होता है वो हाईली कंसंट्रेटेड होता है, बाय द हेल्प ऑफ मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर से हम इंडस्ट्री में उसको हम हाईली कंसंट्रेट करते हैं। हॉट सॉल्यूशन थ्रू इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर। ठीक, हीट एक्सचेंजर होते हैं सेलेंट्रो टाइप के, उनमें हम करते हैं। कुछ फ्लैश एवापोरेटर टाइप के हीट एक्सचेंजर होते हैं, जिनमें MSFE होता है, इसे बोलते हैं मल्टीपल स्टेज फ्लैश एवापोरेटर। तो उनमें हम क्या करते हैं, इनको उनका वेपर उड़ाते हैं, जिससे वो हाईली कंसंट्रेट हो जाते हैं। अब उस हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को हम डालते हैं क्रिस्टलाइजर में, और क्रिस्टलाइजर में हम टेम्परेचर 30 से 9.5 तक लाते हैं, स्लो लाते हैं, जिसमें कि क्रिस्टल ग्रोथ अच्छी हो, पार्टिकल अच्छे बने, वो सब बताएंगे आगे चल के। तो इसमें क्या है कि हमने टेम्परेचर कम किया, सोल्यूशन हमारा सुपर सैचुरेट हो गया। और सुपर सैचुरेट का मतलब है कि जस्ट अब क्रिस्टल बनने वाला है, समझ गए बात को। तो पहला तरीका है कि सुपर सैचुरेशन लाने के लिए हम कूलिंग करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है उसको जो सॉल्वेंट उसको उड़ाते हैं, मतलब हम एवापोरेट करते हैं, जो मैंने आपको बताया था पहले। सुपर सैचुरेशन बाई evaporation of a part of the solvent या फिर by evaporating a solution। मतलब सॉल्वेंट को, यहाँ पर सॉल्यूशन को कुछ हिस्सा हम क्या करते हैं, हम उड़ाते हैं। उड़ाने से क्या होता है, सॉल्वेंट कम हो जाता है। सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल ज़्यादातर होता है, और सॉल्वेंट ही वेपराइज होता है। तो वोलेटाइल होता है, तो हम गर्म करेंगे तो सॉल्यूट हमारा गायब हो जाएगा। मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, 100 से 50 ग्राम रह गया, तो उससे हमारा जो कंपोजिशन था 20 से 40% हो गया था। तो उस वजह से क्या है कि हम एक इस तरीके से हम सॉल्वेंट को वेपराइज करके भी हम क्या कर सकते हैं, सुपर सैचुरेशन सोल्यूशन बना सकते हैं। मतलब सुपर सैचुरेशन का अच्छा तरीका है ये भी एक। और तीसरा महत्वपूर्ण तरीका, इंडस्ट्रियल तरीका कौन सा, वो भी देखिए। तीसरा तरीका है कूलिंग। इसमें हम कूलिंग भी करते हैं, और जो सॉल्वेंट का पार्ट है उसको एवापोरेट भी करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, करते हैं। और ये सारी प्रक्रिया एडियाबेटिकली होती है। कैसे होती है, एडियाबेटिकली होती है। तो हम कह सकते हैं कि सुपर सैचुरेशन बाई एडियाबेटिक एवापोरेशन एंड कूलिंग। लिख लो इसको, सुपर सैचुरेशन बाई एडियाबेटिक एवापोरेशन एंड कूलिंग, ये तरीका है। ये काफ़ी अच्छा तरीका है। तो इसके थ्रू भी हम सॉल्यूशन को बनाते हैं सुपर सैचुरेट। कैसे बनाते हैं, पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक क्रिस्टलाइजर है, हमने यहाँ पे जो क्रिस्टलाइजर लिया है वो उसका टाइप है AAC टाइप का, एसिड एब्जॉर्प्शन टाइप क्रिस्टलाइजर। ठीक, इसके 3 पार्ट होते हैं। हम यहाँ फीड लेते हैं, फीड का टेम्परेचर 28 से लेकर 30 सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ से निकलने वाला होता है मैग्मा। यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होता है 22, और यहाँ पर 16, यहाँ पर 9.5 से 10 तक रहता है, डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है।
ठीक। अब होता क्या है, हमारे पास जो गर्म हॉट सॉल्यूशन है हम इसमें एंटर करवाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, सिस्टम जो वेपर होती हैं सारी वेपर को बाहर निकालते रहते हैं, मतलब वैक्यूम अरेंजमेंट होता है, वैक्यूम सिस्टम यहाँ पर लगा होता है। हम इसके लिए ऐसे टैंक यूज करते हैं, वेपर यहाँ जाती हैं, इसकी ऊपर से ऐसे डालते हैं 98% का। अब वो क्या करता है 98 का 70 का डालते हैं 70% का। यहाँ पर हमारा जो एसिड होता है वो वेपर को अपने ऑब्जर्व करता है और बाहर निकल जाता है। ठीक, तो वेपर ऑब्जर्व करने से क्या होता है, अंदर वैक्यूम बन जाता है, वेपर निकाल लेंगे तो वैक्यूम बन जाएगा, अंदर वैक्यूम हो जाता है। तो अंदर से वैक्यूम मेंटेन किया हुआ है। अब हम हॉट सोल्यूशन डालेंगे इसके अंदर, तो टेम्परेचर तो पहले से उसका ज़्यादा है, अच्छा खासा ज़्यादा है, और उसके अंदर डालेंगे हम, तो डालेंगे वैक्यूम है, तो किसी भी सोल्यूशन को अगर वैक्यूम में ले जाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर तो जो है पहले से ही क्या है कि ज़्यादा है, और इस टेम्परेचर पर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट बनेगा वो इस वैक्यूम पर जो बॉइलिंग पॉइंट बनेगा वो कम होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। बात समझे, अंदर अगर वैक्यूम है, वैक्यूम होने से क्या होता है, वैक्यूम मतलब कंप्रेसर है, कंप्रेसर तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इस पे बॉइलिंग पॉइंट क्या कम है, मान लो इस पे बॉइलिंग पॉइंट आपका 26 है, इस वैक्यूम पर जो वैक्यूम ने अंदर क्रिएट किया है, 3 स्टेज में वैक्यूम क्रिएट हुआ है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, लास्ट में फिर कम फिर कम। तो यहाँ पर मान लो इसको K3 कह दें, इसको हम K2 कह दें, इसको K1 कह दें, तो K3 का सबसे ज़्यादा वैक्यूम होता है इसमें। तो हमने बोला कि भाई इसमें क्या है कि अंदर का जो सिस्टम है वो वैक्यूम में है, वैक्यूम मतलब उस प्रेशर पर और उस वैक्यूम उस कंडीशन में ये बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होगा, तुरंत हमारा वेपर बनने की मतलब सोल्यूशन फ्लैश आउट हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा सोल्यूशन। तो इसका जो हमारा सॉल्वेंट है, वाटर कंटेंट है, वो क्या होगा, तुरंत ही अवोपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो सारा वाटर कंटेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा होता है, वैक्यूम इलेक्ट्रिक सिस्टम, वो पूरा हमारा वेपर खींच लेगा। तो सोल्यूशन क्या होगा, हमारा सोल्यूशन जो होता है वो सोल्यूशन हमारा सुपर सैचुरेट हो जाएगा। यहाँ पर खास बात क्या होती है कि एक तो यहाँ पर हमारा वैक्यूम कम था, इस वजह से हमारा मटेरियल फ्रेश आउट हुआ, एवापोरेशन हुआ। और दूसरी बात, एवापोरेशन होने के लिए हीट चाहिए ना उसको, कुछ ना कुछ। तो जो मटेरियल की हीट थी अपनी, टेम्परेचर ज़्यादा था, उसी हीट को यूज कर लिया हमने, बाहर से जो गर्म किया नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि एडियाबेटिकली हम इसको क्या करते हैं, एवापोरेशन करते हैं, कूलिंग करते हैं। अब हमने गर्म पार्टिकल उसके उड़ गए ऊपर, तो बचे ठंडे पार्टिकल, तो टेम्परेचर डाउन हो गया ना, हो गया। तो इस तरीके से हम बाय द हेल्प ऑफ अब एडियाबेटिकली हम कूलिंग और एवापोरेशन करके हम उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, और इंडस्ट्रियल में लार्ज स्केल में हम इसका यूज करते हैं। चलिए चौथा टॉपिक इसी में हम ऐड करते हैं कि चौथा तरीका कौन सा है। ये तरीका चौथा और पांचवा जो है बहुत ज़्यादा यूज नहीं होते इंडस्ट्री में, बहुत तरीके हैं तो उनको बताता हूँ। इसमें क्या है, एडिंग थर्ड कंपोनेंट। हम एक थर्ड कंपोनेंट क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं। ठीक, जो हमारा सोल्यूशन है, जो थर्ड डिग्री हमने एंटर किया था उस टाइप का सोल्यूशन में हम एक थर्ड कंपोनेंट बाहर से कुछ केमिकल, कुछ सबस्टांस, कुछ सॉल्ट कंपोनेंट्स में डालते हैं। ठीक, अच्छा इसमें जो डालते हैं एडिंग थर्ड कंपोनेंट में, पहले वाले में इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, जो थर्ड कंपोनेंट डाल रहे हैं जो कोई रिएक्शन नहीं करता है, क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है, तो ये जो नो रिएक्शन टाइप का है, तो ज़्यादातर लिक्विड भी होता है। देखिए हमारे पास सॉल्वेंट S1 है और सॉल्यूट है, क्लियर, ये हमारा सॉल्यूशन है, मतलब 30 सेंटीग्रेड जो डाल रहे थे उस टाइप का फीड है हमारा। इसमें हमने क्या किया, थर्ड कंपाउंड डाला T, ये ज़्यादातर लिक्विड फेज में होता है। और जो हमारा S1 है यानी सॉल्वेंट है हमारे सॉल्यूशन का, वो भी लिक्विड फेज में है। और ये है S, ये क्या है, सॉल्यूट है, तो ये सॉल्ट फेज में है। तो करता क्या है, जो थर्ड कंपोनेंट में डालते हैं वो थर्ड कंपोनेंट हमारे सॉल्वेंट से मिल जाता है, और फिर क्या करते हैं, इनका फिजिकल बॉन्डिंग हो जाती है, फिजिकल मिक्सिंग हो जाती है। और इनकी जो फिजिकल मिक्सिंग होती है तो इसमें क्या होता है कि एक मिक्स सॉल्वेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, मिक्स सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला कि पहले से हमारा सॉल्यूट इस S1 सॉल्वेंट में ऐड था, बढ़िया का सोल्यूशन बना हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी।
थर्ड कंपोनेंट डाला हमने, उसने हमारे इस सॉल्वेंट से क्या किया, फिजिकली वो अटैच हो गया, फिजिकली अटैच हो गया। और जो S1 है ओरिजिनल सॉल्वेंट है, और जो T थर्ड कंपोनेंट है एज ए सॉल्वेंट मान लेता हूँ उसको, हमने इसको मिलाया तो मिक्स सॉल्वेंट बन गया। पहले तो हमारा सॉल्युबिलिटी अच्छी खासी मेंटेन थी सॉल्यूट की, बट अब जो है मान लेता हूँ मिक्स सॉल्वेंट है तो जो H2 है, अब इस H2 में और इस हमारे पुराने वाले सॉल्यूट में अब उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, इतनी पहले थी। S1S में बॉन्डिंग अच्छी थी, H2S में नहीं है। H2S क्या है, T और S1 मिलकर बनाया। अब क्या होगा, ये बोलेगा भाई मान लो एग्जाम्पल क्या मान लेता हूँ कि 20 ग्राम सॉल्यूट हमारा 100 ग्राम S1 में मिला हुआ था, तो अब कहेगा देखो ऐसा है, अब हमारी बात बदल चुकी है, पहले तो बात दूसरी थी, तो अब जो है 20 ग्राम नहीं, सिर्फ 15 ग्राम ही आप रह सकते हो इसमें, क्योंकि अब हम वो नहीं जो पहले थे, ठीक, 15 ग्राम ही रह सकते हैं। अब 15 ग्राम अगर रह सकते हैं तो फिर 5 ग्राम कहाँ जाएगा, 5 ग्राम नीचे यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा सॉल्यूशन में, यहाँ पर इस तरीके से एज ए सॉल्ट यहाँ पर जमा हो जाएगा। इसको हम इस पूरी प्रक्रिया को सॉल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्टिंग। ध्यान दीजिए, कहीं भी हम केमिकल इंजीनियरिंग यूज कर रहे हैं सॉल्टिंग, सॉल्टिंग का मतलब हमने छेड़खानी जो की है वो सॉल्वेंट से की है, राइट, याद रखिए। चलिए अब हम पांचवा प्रकार देखते हैं, कोई डाउट नहीं रहेगा, बता रहा हूं। इसमें भी हम थर्ड कंपोनेंट मिलाते हैं, थर्ड कंपोनेंट हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। और थर्ड कंपोनेंट जो है इस बार रिएक्शन करने वाला होता है। रिएक्शन किससे करता है, ये रिएक्शन करता है सॉल्यूट के साथ। मैंने क्या पहले किससे हमने फिजिकल, मैंने वहां रिएक्शन नहीं करवाई थी, वहां मैंने इससे पहले वाले में फिजिकल अट्रैक्शन करवाया, फिजिकल उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी मैच कराई, फिजिकली पास पास आ गए और नया सॉल्वेंट बनाया। बट यहाँ पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, और किससे करवा रहे हैं, सॉल्यूट से करवा रहे हैं, राइट। थर्ड कंपोनेंट डाल रहे हैं, थर्ड कंपोनेंट यहाँ पर केमिकल रिएक्शन विद थर्ड कंपोनेंट इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेशन, इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पर लिखो सुपर सैचुरेशन बाई केमिकल रिएक्शन विद थर्ड सब्सटेंस, और उससे ऊपर वाले में लिखो सुपर सैचुरेशन बाई एडिंग ए न्यू सब्सटेंस या थर्ड सब्सटेंस विच reduce the solubility of original solute by salting। दोबारा लिख लो ऊपर वाले में, चौथे वाले में, सुपर सैचुरेशन बाय एडिंग ए न्यू सब्सटेंस थर्ड सब्सटेंस विच रिड्यूस मतलब कम करना, रिड्यूस solubility ऑफ ओरिजिनल सोल्यूट बाय साल्टिंग। अब भाई यहां पर क्या होगा, यहां पर जो मान लेता हूं कि S1 हमारा भाई सॉल्वेंट है और S हमारा कोई सॉल्ड है, हमने क्या किया, S डैश ये हमारा थर्ड कंपोनेंट हमने इसमें ऐड किया, थर्ड सब्सटेंस है, थर्ड कंपोनेंट है, हमने ऐड किया। जैसे ऐड किया S1 ने S2 S से रिएक्शन करी, और कोई क्या लिखा है, जो हमारा ये वाला था थर्ड कंपोनेंट S डैश S प्राइम, इसने S से रिएक्शन करी, रिएक्शन बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, रिएक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है, यूनिट प्रोसेस है, रिएक्शन करी और S डबल डैश बना लिया। क्या किया, S डबल डैश बना लिया। अब यहां पर क्या होगा, पहले तो हमारा जो S था वो तो सोलूबल था, अच्छा खासा मिक्सचर बनाया हुआ, तो माहौल बनाया हुआ था, मगर S डबल डैश जो है वो सेमी सोलूबल है या फिर इनसोलूबल है, यानी सोलबिलिटी क्या हो गई इसकी, डाउन हो गई। इसने सोलबिलिटी अपनी क्या कर दी, डाउन कर दी। सोलबिलिटी डाउन कर देगा तो अब क्या होगा, फिर वो नीचे आ जाएगा दोबारा से, तो वहां पर हो जाएगा प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो जब सॉल्यूट से छेड़खानी होती है तो बनता है प्रेसिपिटेट, जब सॉल्वेंट छेड़खानी होती है तो बनता है सॉल्ट, समझ गए। तो इस घटना को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। ध्यान दीजिए, जो थर्ड मेथड था जिसमें मैंने बोला कि एडियाबेटिक सुपर सैचुरेशन बाय एडियाबेटिक ऑपरेशन कूलिंग, उसका यूज हम लार्ज प्रोडक्शन के लिए करते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे करते हैं। किसके लिए करते हैं, लार्ज प्रोडक्शन के लिए। और जबकि जो लास्ट वाले हैं थर्ड कंपोनेंट डाल रहे हैं, कभी सॉल्वेंट से गड़बड़ी कर रहा है, कभी सॉल्यूट से कर रहा है, उसका यूज इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं किया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा क्या हमने उसमें डाला
उसमें स्लोट हमारा इम्प्योर हो गया, अब हम नया लफड़ा फंस गया। हम भाई क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं क्यों? ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हाई लेवल का हमें प्योरीफाइड कंटेंट मिले। बट हम उन्हें गड़बड़ कर दें तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। हम इंडस्ट्री में चाहते हैं कि लफड़े से बचना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम बिरिया से उतरे, गिरे और झरबिरिया में अटक गए, ये कहावत है। या फिर दूसरी कहावत है कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके। तो वो सब चीज़ हम यहाँ पर नहीं चाहते। तो फिलहाल ये टॉपिक था हमारा सुपर सैचुरेशन। मुझे लगता है काफ़ी मज़ा आया होगा आपको। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने में सफल हो सकता हूँ। इन सारे जो लेक्चर हैं इनसे कोई भी क्वेश्चन बाहर किसी भी बुक में उपयुक्तता किसी बुक में नहीं आता है। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है। किस लेवल से आपको पढ़ाते हैं आप समझ ही रहे होगे। क्लास को ज्वाइन करिए हमारी, सुपर तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। हर सब्जेक्ट की 5 से 6 किताबों को रेफर करके आपको पढ़ाते हैं और डिफ़िकल्ट बुक्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अपने फ्रेंड्स को बताइए कि वो क्लास को ज्वाइन करें। हम बहुत ही मिनिमम फीस में पूरा कंटेंट आपका तैयार करवा देते हैं और 3 महीने के अंदर किसी भी एग्जाम की पढ़ाई करवाना और पास करवाना एक गारंटीड है। आप यूँ समझिए, बस आपकी ताकत होनी चाहिए, आप अच्छे से पढ़ो, हम सब करवा सकते हैं। पहले आपको हम पढ़ाते हैं 10 सब्जेक्ट, फिर हम आपका एग्जाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, टेस्ट सीरीज थ्रू, फिर आपका बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।